हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और अभी तक जो हमारा उसमें पहला टॉपिक जो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग उसका एमसीक्यू देखेंगे और इस तरीके से हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी वाले पोर्शन में हम लोगों ने दो चीजों को दो पार्ट में देखा। एक कंपनी का शासन देखा था, कंपनी का शासन, और जो दूसरा था हमारा ताज का शासन। क्या? ताज का शासन। ताज का शासन। ये दो भागों में हम लोगों ने अपना जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज से हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वही यहाँ पे क्वेश्चन है। लगभग 28-29 क्वेश्चन है। 28-29 क्वेश्चन है और इस 28-29 क्वेश्चन में आपका फिर से एक बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो रिवाइज हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी लोग हमारी क्लास में आज पहली बार जुड़ रहे हैं, यानी कि पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो उनसे बता दूं कि वो इससे अगर ये देख रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे पे यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख ही सकते हैं, बट अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग जाइएगा और जो हमारा प्रीवियस क्लासेस हुआ है थ्योरी का वो देख लेंगे, तो आपके सारे के सारे डाउट और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे खुद हल होने लगेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो क्लास है, क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव पारित किया था? किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन है इसमें इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अगर हम बात करें अखिल भारतीय संघ की, तो अखिल भारतीय संघ की जो प्रस्तावित किया गया था, कब किया गया था? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद या धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता निम्न है। देखो, एक तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। हालांकि कभी प्रभाव में नहीं हो पाया, प्रभाव नहीं आ पाया, बट ये प्रारंभ किया गया था। याद रखिए, प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो 1900 स्टार्ट में हुआ, 1919 में स्टार्ट हुआ था। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था 1919 था, और 1935 में प्रांतों वाला समाप्त कर दिया गया था। लियोनस कार्टस जो थे 1919 के प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं, लियोनस कार्टिस। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ होता है। फिर एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देसी रियासतों से मिलकर बनना था लेकिन लागू नहीं हो सका। क्योंकि ये देखिए, बनना तो था 1935 में, बट ये लागू नहीं हो सका क्योंकि देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से मना कर दिया। वो संघ में शामिल होने से मना कर दिया। और इसमें उनका शामिल होना जो था ना, वो वैकल्पिक था और अनिवार्य नहीं था। ये वैकल्पिक था कि उनका ये था कि वो चाहे शामिल हो या ना हो। अगर यहाँ पे अनिवार्य होता तो संघ के पास, सॉरी, जो रियासत थे उनको शामिल होना ही पड़ता, क्योंकि उस समय अंग्रेज यहाँ पे काफी मजबूत थे तो इनको शामिल होना पड़ता। बट ये वैकल्पिक था और अनिवार्य नहीं था, तो इसलिए ये लोग शामिल ही नहीं हुए। फिर जो प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था वो प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुआ। फिर बात करते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में और कुछ जानकारी। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 में विधानमंडलों में द्विसदनी व्यवस्था की गई। 6 में द्विसदनी व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। क्या? प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसमें हरिजन तक विस्तृत कर दिया गया। हरिजन महिला और मजदूर वर्ग को भी इसमें शामिल कर दिया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन वहां तक विस्तृत कर दिया गया था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937।
वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में एवं एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाती है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाती है। शक्तियों का विभाजन कर 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया और अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के पास ही थे। गवर्नर जनरल या वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय, उस समय वायसराय थे तो वायसराय के पास थी। ये रहा हमारा 1935 का शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या, निम्न में से एक भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? बताइएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये कौन था? जी ऑस्टिन। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑस्टिन जो थे विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित रहती है। इनका कहना था कि जो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता है ना, जो उच्च वर्ग के लोग हैं और जिनके पास संपत्ति अधिक है, जिनके पास धन अधिक है, उनके हाथों में ये सुरक्षित रहेगी। और उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते। जे ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। इनका कहना था कि जो राजनीतिक सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए वो कुलीन वर्ग के हाथ में होनी चाहिए, जिनके पास संपत्ति अधिक हो। और ये बिना संपत्ति के सिर्फ दिमाग के आधार पर इसको नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं है, यानी कि उसको नहीं, राजनीति में नहीं आ सकता। ये इनका विचार था ऑस्टिन का। इन्होंने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है। तो भारत सरकार अधिनियम किस पे आधारित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और ये जो था ये मार्लेमेंटो 1909 वाला है। मार्लेमेंटो 1909 वाला है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 की बात करता है। आपको पता होगा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ इसी समय हुआ था। ये भी पता होगा आपको, प्रांतों में द्वैध शासन जो प्राप्त हुआ था, क्या है कि प्रारंभ हुआ था वो इसी समय में हुआ था। लियोनल कार्टिस जो थे इसके क्या थे? जनक माने जाते हैं। लियोनल कार्टिस इसके जनक माने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। संविधान सभा का क्या? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को ये प्रारंभ हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे? बताइएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अस्थाई अध्यक्ष इसका कौन था? और स्थाई अध्यक्ष कौन था? ये अध्यक्ष कौन था? ये सारी चीजों को हम पढ़ाएंगे, बट आप लोग देखते हैं क्या आप लोगों को पता है? आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम सत्र हुआ था, उस समय अध्यक्षता किसने किया था? अस्थायी रूप से। और अस्थायी रूप से कौन था? ये बताइएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? आप लोगों को पता है गवर्नर जनरल से पहले बंगाल में गवर्नर होता था। बंगाल में गवर्नर जो था, बंगाल में गवर्नर होता था सिर्फ। और वो कौन था? सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव। फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। तो जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। बंगाल का
गवर्नर जनरल हो जाता है, तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। मैंने आपको बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग थ्योरी वाले क्लास में जाके देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, पहली बार पद ये लाया गया था। अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बता ही दिया हूं मैं वहां पे आपको। जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी आपको बता दें, बंगाल का, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। फिर किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहां पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा एलिजा इम्पे एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, 1774 में इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की, 1774 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है? तो 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में, कौन से अधिनियम में ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार, भारत में ब्रिटिश सरकार, भारत में ब्रिटिश सरकार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके, सभी मामलों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रख सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरा नियंत्रण रख सकता था। ये कब लाया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम बात करें तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुधार के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। कौन सा अधिनियम? तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, कानून। अगली तरफ बढ़े तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? पहली बार भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भारत का 1 लाख रुपए दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत यहाँ पे शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत, यानी जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसी के तहत क्या था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और जो चीन और चाय के साथ था उसका 20 वर्ष के बढ़ा दिया गया। और यहाँ ईसाई मशीनरियों को प्रचार प्रसार करने के लिए भी यहाँ पे छूट प्रदान कर दी गई थी। और उसी में ये 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए भी व्यय किए जाने की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1813, ये तो जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई? विधि सदस्य, विधि सदस्य को कब जोड़ा गया था? ये पूछा गया कि विधि सदस्य को कब जोड़ा गया था? विधि सदस्य, मैंने ये सारी चीजों को अपने जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है उसमें सभी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो कौन सा था? तो चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था। और पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नामित किया गया था। और 1833 का अधिनियम के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। और ऐसे प्रथम जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इसी के तहत केंद्रीकरण की दिशा में जो इसका था केंद्रीकरण अत्यधिक हुआ था, क्योंकि पहली बार जो केंद्रीकरण की बात की गई थी वो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। और इस बार ये केंद्रीकरण की वृद्धि कर दी गई, केंद्रीकरण में और वृद्धि कर दी गई।
और ये 1833 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में नामित किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। कौन था? लॉर्ड मैकाले था वह कानूनी सदस्य। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया? अभी हमने इसको पढ़ा है, कि किसके द्वारा इसको अलग कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है 1833, 1831, 1861 नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1784 में हुआ था ना, 1784 में हुआ था, और 1784 नहीं है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये हुआ था, वो इसमें दिया नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बाकी इसको तो देख लीजिए। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। और उपरोक्त सभी, तो बात करें तो ये वाला बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, तो डी तो अपने आप गलत हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा इसका गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था। और ये जिसकी इसकी अवधि जो थी, जो अध्यादेश की अवधि थी, वो क्या थी? 6 माह थी। कितना? 6 माह। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान के हमारे संविधान में जो हमारा राष्ट्रपति है, उसको भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रपति है, ये आर्टिकल 123 के तहत इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को 213 आर्टिकल के तहत ये अधिकार प्राप्त है अध्यादेश जारी करने का। और अध्यादेश ये कब की बात कर रहा है? 1861 की। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 1861 का जो अधिनियम था उसकी व्याख्या को पढ़े तो 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह थी, इसको मैंने बताया ही। इसको जो और 1800 अन्य पॉइंट थे, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। लॉर्ड कैनिंग ने। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसिया की जो विधायी शक्तियां थी उनको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, यानी कि उनको फिर से दे दिया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में शुरुआत की। किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं था। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 विधान परिषदों का गठन हुआ। इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता में, बंबई और मद्रास में किया गया। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। जो 3 उच्च न्यायालय है 1862 में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में किया गया था। जो चौथा हमारा था 1866 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, इलाहाबाद हाईकोर्ट था, प्रयागराज हाईकोर्ट जो अभी यहाँ पे प्रयागराज की बात कर रहा है। ये सारी चीजें थी 1861 की अधिनियम की। ये सारी चीजें थी 1861 की अधिनियम की। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो बताइएगा। तो ये कहा जाता है महारानी की घोषणा 1858। महारानी की घोषणा 1858 को, महारानी की घोषणा 1858 या भारत 1858 का अधिनियम को कहा जाता है। इस समय कहा गया कि अब ये राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, जो जैसा है अब वैसा ही रहेगा, किसी भी राज्य पे जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जाएगा। और 1858 के तहत महारानी की ये घोषणा आती है और 1858 का अधिनियम भी बन के आता है। और यहां से जो शासन है वो अब ताज का शासन हो जाता है, वो ताज का शासन हो जाता है और कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन को देख ले तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन
अब सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जाहिर सी बात है वायसराय कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। यह एक सलाहकारी परिषद था। परिषद का अध्यक्ष जो होता था भारत सचिव होता था। भारत सचिव ही परिषद का अध्यक्ष होता, और जो 1784 में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था वो समाप्त कर दिया जाता है। और जो हमारा ये भारत सचिव, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया है ना, इसको 1947 में समाप्त कर दिया जाता है। और जो 15 सदस्य है इसको 1935 में समाप्त कर दिया जाता है। इसको 1935 में समाप्त कर दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ हुआ था किस अधिनियम के तहत? तो वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 से भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पहले इसको देख लीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान सांसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया था। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अधिनियम में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। ये क्या हो जाएगा बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार भी इसको बोला जाता है। और मार्ले कौन था? तो ये भारत सचिव था या राज्य सचिव बोल सकते हैं। और ये मिंटो कौन था? तो ये वायसराय था। ये कौन था? तो ये वायसराय था। मिंटो को जो है ना सांप्रदायिक निर्वाचक का जन्म माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। जनक। अगर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीजों को मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के लिए एक चीज और बता दे, तो इसमें सर्वप्रथम मुस्लिमों को यह प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? तो मुस्लिमों को प्रदान किया गया था। मुस्लिमों को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो ये कौन सा अधिनियम था? तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। और जो भारत सचिव के कार्य थे, जो भारत सचिव के कुछ कार्य थे, कुछ कार्यों को उच्चायुक्त के अंतर्गत कर दिया गया था। उन कार्यों को उच्चायुक्त के अंतर्गत कर दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, बाकी एक बार हम 1919 का अधिनियम देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान की बात करें तो द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था। कहां पे? प्रांतों में। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था। और लियोनल कार्टिस, कौन? लियोनल कार्टिस जो थे इसके जनक माने जाते हैं प्रांतों में द्वैत शासन का। और उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। और वायसराय की कार्यकारी के लिए 6 परिषद सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, सिर्फ कमांडर इन चीफ को छोड़कर। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को
विस्तारित कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यह किया गया था 1924 में ली आयोग, क्या ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। और फिर इसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का आयोग, साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यही वह साइमन आयोग था जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की सर पे लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सांप्रदायिक आधार पर जो था वो सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत विस्तारित कर दिया गया। और स्टार्ट कब हुआ था? 1909 में। इसमें किसको प्रदान किया गया था? तो मुस्लिम। 1919 वाला ये है ही। और 1935 की बात कर ले तो 1935 में आपका हो जाएगा दलित, महिला और मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग, इनको ये पृथक निर्वाचन सिद्धांत को यहां तक विस्तारित कर दिया गया था, दलित, महिला और मजदूर वर्ग तक। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। 1919 की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया गया, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया गया। ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त सभी गलत है, दोनों सही है। ऑप्शन सी दोनों सही है, यानी कि इसमें भारत में भारतीय प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1919 के अधिनियम में करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी के परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय का होना अनिवार्य था। 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। उत्तरदायी शासन की अगर बात करता है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब किया गया था? तो 1919 में ही किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल थे। और क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। क्रिप्स मिशन ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट। क्या नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था? समर्थन किया था। ओके, मूल अधिकारों को नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ या इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े। तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 नेहरू समिति ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने इन अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। एक सलाहकार समिति का गठन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, समाविष्ट किया जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि देश के लिए एक लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। देश के लिए एक लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। अब बात करते हैं हम लोग, बाकी ये तो चीजें थे। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में आया था। सर्वप्रथम कब आया था लिखित संविधान देने का विचार?
तो क्रिप्स मिशन में आया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए थे। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों को मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। इसमें लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। जो लिखित संविधान की बात किया गया था वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है 20। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ताका? 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा। दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा। अगले क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृति बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दिया था। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। जिन्ना ने इसे क्या कहा था? पूर्णतः सड़ा हुआ बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्वेश्चन है 21। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो जुलाई 1947। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ये उल्टा ऊपर नीचे हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। ये जो प्रस्तुत कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 में, और जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट का उसी दिन हस्ताक्षर भी हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गठन कब हुआ था? और नेतृत्व में अंतरिम सरकार का, मतलब पंडित जवाहरलाल, ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये वाला जो है ना ये बीच में होना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, यह पूछा है। तो कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सितंबर 1946। सितंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार किस पे बनी थी? देश विभाजन। किसका? देश विभाजन। ऑप्शन सी। इसी के द्वारा तो भारत पाकिस्तान हो गया था। भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन भारत पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 26। भारत का संविधान, इसमें 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारक वाला है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर असत्य है।
और ए असत्य है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये भी सही है ऑप्शन, और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। बट दोनों का मेल नहीं दिख रहा है, ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी, वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत संघ के संविधान प्रमुख है। इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे ही हमारा संविधान सभा कंप्लीट होगा, उसके बाद संवैधानिक स्रोत, जो संविधान के स्रोत हैं, कहां से हमने कौन सी चीज को ग्रहण किया है, उन सारे चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघी भाग लागू नहीं हुआ था, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि संघी भाग, आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि संघी भाग कब लागू किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम, उसका आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1935। अब पूछा है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें जो संघी भाग था लागू क्यों नहीं हुआ था, इसको लागू क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इसमें जो है कि जो देसी रियासत थी ना, उसमें शामिल नहीं हुई, जो देसी रियासत थी उसमें शामिल नहीं हुई, इनको शामिल नहीं किया, सॉरी, ये शामिल नहीं हुई क्योंकि इनका शामिल होना वैकल्पिक था। क्या? इनका शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। इनका शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था, और देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निर्धारित संख्या में देसी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में अधिकार शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघी भाग लागू नहीं हो पाया क्योंकि निर्धारित संख्या में देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, और इनका जो इनकार करने का कारण था कि इनका शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है, कब पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उद्देशिका को पेश किया जाता है, संविधान सभा में रखा जाता है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सहमति से, संविधान सभा की सहमति से इसको पारित कर दिया जाता है। ये संविधान लागू होने के बाद सबसे बाद में इसको संविधान लागू किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था, ये संविधान के लागू होने के बाद सबसे बाद में इसको लागू किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाकी ये मैंने बता ही दिया है आपको। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है क्या? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है क्या? एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करता है। एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है 1 2 4 सही है, ऑप्शन सी सही है 2 3 4 सही है, ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। समाजवाद से बंधा हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों सही हैं, सभी चारों सही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगर व्याख्या देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करती है, और लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणित हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणित हुआ है।
इस तरीके से अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। संवैधानिक जो हमारी पृष्ठभूमि था, जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, वो समाप्त हो गया। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। एमसीक्यू के साथ हमारा पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।